दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं एचकेडी वर्ल्ड। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में बुधवार की सुबह 9 बजे सीसी पावर चौराहे स्थित एक केमिकल कंपनी संयोग फार्मा में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना घातक था कि 3 लोग बुरी तरह झुलस जाते हैं, तो वहीं एक श्रमिक जिसका नाम कमलेश तिवारी था उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आनन फानन में कंपनी के लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं। 3 लोगों को उसमें डाल करके मध्य भारत भेजा जाता है। मध्य भारत हॉस्पिटल का मैनेजमेंट हाथ खड़े कर देता है और फिर उन्हें एमवाय हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। और उसके 2 दिन बाद यानी कि 16 सितंबर को उसमें से एक और व्यक्ति राजेश यादव की भी मौत हो जाती है, क्योंकि उनका शरीर लगभग 95% जल चुका था। यह ब्लास्ट क्यों हुआ, आज पीथमपुर का हर एक नागरिक जानना चाहता है। अधिकारी इसकी जांच में जुटे हुए हैं। तमाम प्रशासनिक अमला इसकी जांच में लगा हुआ है कि आखिर ब्लास्ट कैसे हुआ, किसकी लापरवाही थी। क्या कंपनी ने उस तरह के पुख्ता इंतजामात नहीं किए थे क्योंकि केमिकल प्लांट था। और यह सवाल हमारे मन में भी था। मैंने अपनी रिसर्च शुरू की और रिसर्च के आधार पर आज मैं एक्सक्लूसिव खुलासा एचकेडी वर्ल्ड के माध्यम से करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी की किस लापरवाही की वजह से और किस केमिकल रिएक्शन की वजह से यह ब्लास्ट हुआ है। आप यकीन मानिए, अगर आपने मेरा ये एपिसोड देखा तो आपके सामने मेरा 2 पन्नों का ये रिसर्च पेपर जो मैं लेकर के बैठा हूं, जिसमें मैंने ये रिसर्च लिखी है कि आखिर किस तरह से केमिकल ब्लास्ट हुआ और किस किस की लापरवाही इसमें रही है, कौन कौन इसमें दोषी माना जाएगा। तमाम रिसर्च पेपर मेरे हाथ में है, 2 दिनों की मेहनत और सारा खुलासा। शायद ये वीडियो उन अधिकारियों को भी देखना चाहिए जो इस जांच में जुटे हुए हैं। हो सकता है कि मेरी रिसर्च उनके लिए काफी किफायती साबित हो, काफी मददगार साबित हो। सबसे पहले आप समझिए कि केमिकल प्लांट करता क्या है, किस किस तरीके का रिएक्शन इसमें होता है। दरअसल इस कंपनी के भीतर 3 तरीके के रिएक्शन, 3 अलग अलग तरीके के केमिकल के रिएक्शन कराए जाते हैं। पहला होता है एसीटोन यानी कि C3H6O, उसके साथ हेक्सिन मिलाया जाता है यानी कि C6H14, उसके साथ वो कास्टिक सोडा मिलाते हैं यानी NaOH, और फिर इसके बाद आता है सबसे खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन चारों को एक ऐसे रिएक्टर के अंदर जो है मिलाया जाता है और हीट किया जाता है। तब तक हीट किया जाता है तब जब तक कि पाउडर फॉर्म में एक प्रोडक्शन इनका ना हो जाए, एक इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो ये सारी केमिकल है वो मिलते हैं और फिर पाउडर फॉर्म में जो है कुछ प्रोडक्ट इनका निकलता है। हालांकि कोई भी कंपनी फॉर्मूलाज तो सामने रख देती है लेकिन प्रोडक्ट का नाम नहीं बताती है, क्योंकि काफी संवेदनशील होता है किसी भी कंपनी के लिए उसके अंदर के गोपनीय जानकारियों को बाहर रखना। इसलिए हम भी आपको इस बात का ध्यान रखते हुए ये नहीं बताएंगे कि इन चारों केमिकल के रिएक्शन के साथ कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन आपको ये जरूर बताएंगे कि इन चारों जो केमिकल्स हैं इनके मिलने से किस तरह की ऐसी क्रिया हुई जिससे ये ब्लास्ट हुआ। दरअसल जब एसीटोन, हेक्सिन, कास्टिक सोडा और हाइड्रोक्लोरिन एसिड जो है एसएस रिएक्टर के अंदर ग्राइंड किए जाते हैं, तो उस दौरान 2 ऑपरेटर होते हैं जो इस तमाम विधि को जो है ऑपरेट कर रहे होते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान चारों जो केमिकल्स हैं उन्हें मिलाया जाता है और व्हाइट जो है पाउडर फॉर्म में एक प्रोडक्ट जो है उसे निकाला जाता है। यह पहली मेथड होती है। अब यहां से शुरू होती है वो दूसरी मेथड जिससे इस तरह का एक बड़ा ब्लास्ट होता है। पहला प्रोडक्ट जो निकलता है पाउडर फॉर्म में, उसे कंपनी की भाषा में, केमिकल भाषा में जो है फर्स्ट मटेरियल कहा जाता है। अब यहां से खेल शुरू होता है, क्योंकि फर्स्ट मटेरियल निकल चुका होता है लेकिन फिर भी कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होता है जो एसएस रिएक्टर के बीच में बचा होता है। उसे रिफॉर्म करने के लिए, उसे फिर से बनाने के लिए जो है इसमें हाइड्रोक्लोरिन एसिड जो होता है उसे कंट्रोल करने के लिए जो है कास्टिक सोडा को मिलाया जाता है। उसमें बचा हुआ क्या है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसे कंट्रोल करना है तो उसमें ये लोग कास्टिक सोडा फिर से डालते हैं। कास्टिक सोडा डालते हैं, साथ ही उस दौरान जो है pH 10 आने का इंतजार करते हैं। कास्टिक सोडा डालने के बाद जैसे ही pH 10 इनका आता है तो ऑपरेटर जो होता है उसमें हेक्सिन मिलाता है।
चूंकि एसएस रिएक्टर बड़ा होता है, उसमें सीढ़ी लगाना पड़ता है। सीढ़ी लगाने के बाद 35 से 40 लीटर का एक केन होता है जिसमें हेक्सिन एक खतरनाक केमिकल होता है। उस केमिकल को जो है वो लोग उस रिएक्टर में डालते हैं pH 10 आने के बाद। अब सबसे खास ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि जिस दौरान pH 10 होता है उसे हीट किया जाता है, उस दौरान हेक्सिन को डाला जरूर जाता है, लेकिन टेम्परेचर नोट किया जाता है। टेम्परेचर उस दौरान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। अगर आप 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर हेक्सिन डालते हैं तो आपके साथ किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर यही टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक का हो जाता है तो उस दौरान अगर हेक्सिन को रिएक्ट आप कराएंगे तो एक ब्लास्ट हो सकता है, और ये ब्लास्ट उतना घातक होगा जितनी मात्रा में हेक्सिन केमिकल आप डालेंगे। अब यकीन मानिए उस दौरान 35 से 40 लीटर हेक्सिन अगर 80 से 90 डिग्री सेल्सियस हीट पे डाला गया होगा तो ब्लास्ट कितना घातक रहा होगा। इसी दौरान जब ऑपरेटर ने 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर हेक्सिन डाला उसे रिफॉर्म करने के लिए, सेकंड ग्राफ प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो उस दौरान ये ब्लास्ट हुआ। अब कुछ सूत्रों की अगर माने तो जब यह ब्लास्ट हुआ तो उस दौरान सबसे पहले जो 2 ऑपरेटर थे वो बहुत ही भयंकर रूप से झुलस जाते हैं। झुलसने के बाद जो है उन्हें वो भागते हुए बाहर आते हैं। तब तक उनके ऊपर कंपनी के कुछ लोग पानी डालते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, आग फैलती है, 2 लोग और झुलसते हैं। ऑन द स्पॉट कमलेश तिवारी की मौत हो जाती है। और आज यानी कि जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं इस दौरान जो है एमवाय हॉस्पिटल में आज शाम 6 बजे जो है एक और पेशेंट जिसे कहें राजेश यादव, उसकी भी मृत्यु हो गई। इन सब बातों के बीच, इस सब घटनाक्रम के बीच काफी हो हल्ला हुआ कि आखिरकार कंपनी मैनेजमेंट क्या कंपनसेशन देगा, किस तरह की लापरवाही है। पहली लापरवाही आपको समझ में आ गई कि उन 2 ऑपरेटरों ने जिस तरह से हेक्सिन को डाला वो टेम्परेचर जो है बर्दाश्त करने योग्य नहीं था, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस था, और इस दौरान जो है विस्फोट होता है। ये केमिकल रिएक्शन की गतिविधि है, किताबों में लिखी गई है, इसे पढ़ना होता है। लेकिन आप उन दोनों ऑपरेटर का एजुकेशन आप देखिए, 8वीं 10वीं पास एजुकेशन किए हुए जो लड़के, जो युवक, जो श्रमिक वहां पर काम कर रहे हैं, उन्हें केमिकल रिएक्शन की कितनी जानकारी होगी। जबकि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में 10वीं के बाद से केमिस्ट्री एक अलग विषय बनाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ने का एक अलग विषय होता है। इतने खतरनाक केमिकल रिएक्शन आप किसी कंपनी में करवा रहे हो और आपके ऑपरेटर अगर 10वीं पास हैं तो फिर विस्फोट तो होगा ही। इसके साथ ही अगर आपके पास पढ़े लिखे श्रमिक नहीं है, पढ़े लिखे ऑपरेटर नहीं है, तो आपके पास एक इंचार्ज होना चाहिए। कंपनी के पास किसी भी तरह का ऐसा इंचार्ज नहीं था जो गाइड कर सके उन ऑपरेटर्स को कि भैया टेम्परेचर 80 से 90 चल रहा है, आप उसे 35 कर लीजिए, 40 कर लीजिए, इंतजार कीजिए। अगर उस टेम्परेचर को समझने वाला ऑपरेटर होता तो शायद ये विस्फोट नहीं होता। कंपनी की पहली लापरवाही कि उस दौरान एक ऑपरेटर के साथ साथ इंचार्ज का होना जरूरी था। जो इंचार्ज पढ़ा लिखा होता, केमिकल रिएक्शन को समझता, तो इस तरह का विस्फोट कंपनी के भीतर नहीं होता। दूसरी सबसे मुख्य बिंदु, कंपनी में अगर इतने घातक केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपके पास फायर एंड सेफ्टी के क्या इंतजामात थे, यह भी बड़ा सवाल है। आधे घंटे तक तो दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाई, उस दौरान आपके पास ऐसे कोई इंतजामात नहीं थे जो आग पर काबू पा सकते थे। हो सकता था कि आसपास अन्य कंपनियां भी हैं और अगर हेक्सिन के ड्रम और भी करीब होते तो यह आग और फैलती और विस्फोट बड़ा हो सकता था। आज पूरा पीथमपुर सीसी पावर चौराहा जो है उसके आसपास की कंपनियां और लोग झुलसते हुए दिखाई देते, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी की लापरवाही के कारण। फायर एंड सेफ्टी का कोई पुख्ता इंतजामात नहीं था। कुछ जानने वाले कंपनी के भीतर के सूत्र मुझे यह बताते हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं उनके हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, उनके आंखों में गोगल्स होना चाहिए, वो तक नहीं थे। देखिए कितनी हैरत अंगेज घटना है ये, कितनी बड़ी घटना है ये, कितनी बड़ी लापरवाही है। ना फायर एंड सेफ्टी है, ना ही आपके पास पढ़े लिखे ऑपरेटर्स हैं, ना ही उन्हें गाइड करने के लिए आपके पास इंचार्ज है, ना ही आपके पास देने के लिए गोगल्स है, ना ही हेलमेट है, ना ही आपके पास ग्लव्स है। तो यह सबसे बड़ी लापरवाही इस कंपनी की होती है। इसके अलावा जब ये इतनी बड़ी घटना हो गई, अधिकारी जांच में लगे हुए हैं, हमने अपनी जांच रिपोर्ट आपके सामने रख दी। लेकिन एक बड़ा सवाल,
2 दिन हो चुके हैं। कंपनी मालिक के पास इतना समय नहीं है कि वो इनके परिजनों से बात करे। आपके पास एक डिटेल में रखना चाहता हूं। कमलेश तिवारी जिसकी मृत्यु हुई है, हरदा का रहने वाला है, 42 वर्षीय है और उसके माता पिता सभी यही रहते हैं। पीथमपुर के चिया खान कॉलोनी में रहता है, लेकिन कमाने वाला दूसरा घर में कोई नहीं है। अब उसके परिवार और बच्चों का क्या होगा, ये सवाल आज मैं आम जनता पर छोड़ के जा रहा हूं। क्या कंपनी के मालिक को कंपनसेशन, मुआवजा उस परिवार को नहीं देना चाहिए? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, राजेश यादव जो कि पीथमपुर का रहने वाला है और जेके फाइल कॉलोनी में रहता है, उसकी एक छोटी सी 14 वर्ष की आसपास की शायद एक बच्ची है, परिवार में उसकी पत्नी है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद अब उसकी बेटी जो कि अभी मासूम है और उसकी पत्नी, उसका ख्याल रखने वाला कौन है जो कि 9 सालों से, कोई 14 सालों से उस फैक्ट्री में काम कर रहा है? क्या कंपनी मैनेजमेंट को उस बच्ची के एजुकेशन का और भरण पोषण का खर्चा नहीं उठाना चाहिए? कंपनी मैनेजमेंट अभी भी चुप है। कुछ लोग फोन लगा करके जब कंपनी मैनेजमेंट या कंपनी ओनर से बात करते हैं तो कंपनी ओनर का कहना है कि फिलहाल मैं बीमार हूं। वो बीमार हैं और यहां उनकी कंपनी के लोग मर गए, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी इस रिपोर्ट में भी एक बात बोलूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर यूं तो एक बड़ी औद्योगिक इकाई है, लेकिन यहां मजदूरों का शोषण और मजदूरों के साथ होने वाली अनर्गल घटनाएं जिस तरह हो रही हैं, यह क्या समझा जाए कि कंपनी मैनेजमेंट की नजर में एक मजदूर की कीमत कीड़े मकोड़ों के बराबर है? क्यों अभी तक लगभग 2 से तीसरा दिन होने को आया है, अभी तक कंपनी मैनेजमेंट ने परिवार के लिए क्या किया? अभी तक प्रशासन ने उस परिवार को किस तरह का मुआवजा दिलाने की कोशिश की और किस तरह की जांच उस कंपनी के ऊपर हुई, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैंने मेरी जांच रिपोर्ट तो सामने रख दी है, लेकिन अब सवाल है क्या इस जांच रिपोर्ट के ऊपर प्रशासन अपनी स्टडी करेगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा? यह भी बड़ा सवाल है। सारी लापरवाहियां मैंने कैमरे के सामने रखी है। अब देखना होगा कि आखिरकार प्रशासन किस तरह से जो है परिवार वालों की मदद करता है और ऐसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करता है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट मैंने डाली थी जिस दौरान सभी समाज के लोगों से भी यह निवेदन किया था कि आखिरकार मजदूर संघ है, मजदूर यूनियन है, तमाम पार्टी के नेता हैं, उन लोगों को इतने बड़े घटनाक्रम की सुध नहीं है। उस पोस्ट के बाद सर्व समाज के लोगों ने मिलकर के थाने में एक ज्ञापन भी दिया जिसमें कंपनी के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करने की और परिवार को 2 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देने की मांग भी की है, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन कंपनी के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज ये स्पेशल रिपोर्ट जो मैंने आपके सामने रखी है, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इतने घातक केमिकल को इस तरह से हल्के में लेकर के जो बिना पढ़े लिखे ऑपरेटर्स के साथ उसका रिएक्शन कराना कितना भारी पड़ा और कितना और पड़ सकता है, ये रिपोर्ट जो है आला अधिकारियों को देखनी चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ानी चाहिए। आप क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं हरिकेश द्विवेदी, आज के लिए शुक्रिया।